हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आ गया आपका भाई आपको आज सेल का लेक्चर नंबर 3 लेकर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि सेल थ्योरी क्या है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट समझा था। आज आपका भाई आपको कंपोनेंट्स ऑफ सेल या यूं कहें सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे। तो फटाफट से बेटा कॉपी और पेन निकाल लो और शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है आपके भाई का पहला नियम, लेट्स अनलॉक दी क्लास। एक गेम फनी सा, फनी तो नहीं, फनी है यार, पढ़ रखा है तो फनी है। इसको खेल करके हम सीखेंगे। और आज के गेम में टोटल 5 लेवल्स हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग है 4 लेवल। तो चलो शुरू करते हैं। टाइम कब है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला लेवल 1 आपके लिए बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को कौन डिफाइन करता है? सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्युलर क्या होते हैं बेटा? जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब। तो कह रहा है मल्टीपल सेल। भैया पहले ही ऑप्शन काट दो। मल्टीपल सेल का कैसे कंसेप्ट आ जाएगा जब आप बात यूनिसेल्युलर की कर रहे हो? दूसरा, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस। हाँ सर, ये हो सकता है। तीसरा, सेल लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, ऐसी कोई सेल ही नहीं होती जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ऑर्गन की बात आ रही है। ऑर्गन तो सर टिश्यू के बाद बनता है। ऑर्गन तो टिश्यू के बाद बनता है। अगर कोई चीज टिश्यू के बाद बन रही है, इसका मतलब उससे पहले ग्रुप ऑफ सेल रहेगा, क्योंकि टिश्यू ही है ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल है। इसका मतलब भैया ग्रुप ऑफ सेल आ गया। हम बात यूनिसेल्युलर कर रहे हैं, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से बताओ किस किस का पहला लेवल करेक्ट क्लियर हो गया, किस किस का पहला लेवल सही है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप कंटेन ओनली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बताइए इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें मल्टीपल सेल है। अमीबा, अभी अभी बताया। अमीबा क्या है? अमीबा तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है बेटा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमें बोला गया ऑल कंटेन ओनली, केवल और केवल मल्टी सेल्युलर होनी चाहिए। मशरूम, मैंगो ट्री और ह्यूमन, ये तीनों ही मल्टी सेल्युलर है। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेवल पर चलते हैं। लेवल नंबर 3 को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर। भैया डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, आप शॉप पर गए, आपने देखा होगा वहां पर अगर एक ही शॉपकीपर है, नॉर्मल शॉप है, एक ही शॉपकीपर है, अब वो भैया शॉप वाले भैया क्या कर रहे हैं, परचून वाले भैया, अब वही बिल बना रहे हैं, वही सामान तौल रहे हैं, वही अगली इंक्वायरी ले रहे हैं, कैश कलेक्शन, ये भी लिस्ट बना रहे हैं कौन सा मटेरियल खत्म हो गया, कौन सा नहीं है, कौन सा है। लेकिन जब आप मार्ट में जाते हो, जैसे डी मार्ट में गए आप या किसी और बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो वहां पर ये काम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वहां एक पर्सन सारे काम नहीं कर रहा है। वहां ये काम लेवल वाइज लेवल क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वहां कैशियर का काम कैश कलेक्ट करना एक अलग काम है, वहां पर ट्रॉली बॉय का काम ट्रॉली को देना और कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो वहां के मैनेजमेंट स्टाफ और अदर स्टाफ होता है उसका भी काम डिफाइंड रहता है। कोई एक स्टाफ लिस्टिंग कर रहा होता है, कोई एक स्टाफ जो यूज्ड मटेरियल है या फिर कोई चेक इन के लिए मटेरियल लिया है, ट्राई के लिए मटेरियल है, उसको प्रॉपरली अरेंज कर रहा है वापस से। तो ये सारा काम रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर, और ये भी याद रखिए यूनिसेल्युलर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनिसेल्युलर तो सिंगल सेल्ड है और सिंगल सेल में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल सेल चाहिए। तो वन सिंगल सेल नहीं भैया, मल्टीपल सेल। डिफरेंट सेल स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा क्यों सर? देखो जैसे बेटा आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं, हर एक अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। तो मान के चल रहा हूं आपकी बॉडी के अंदर, देखो आपकी बॉडी के अंदर बेटा, आपकी बॉडी में है WBC व्हाइट ब्लड सेल, आपकी बॉडी में है RBC रेड ब्लड सेल, आपकी बॉडी में है नर्व सेल, है ना। फॉर एग्जांपल मैं इन तीन का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। तो WBC का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना आपकी बॉडी को। क्या करना बेटा? प्रोटेक्ट करना आपकी बॉडी को। बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। RBC का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम है। किसका काम है बेटा? ट्रांसपोर्ट का काम है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही है। नर्व सेल का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन करने का काम है। कोऑर्डिनेशन करने का काम है पूरी बॉडी के साथ।
तो देखो हर एक सेल अपना इसकी स्पेशलाइज्ड वर्क कर रही है, कि स्पेसिफिक वर्क कर रही है। इस कारण से हम बोल सकते हैं यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, कि डिफरेंट सेल स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कि हर एक अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये बाकी की बातें इसकी अलग है। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अगला लेवल है लेवल नंबर 4। ये कह रहा है व्हाई डोंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल डिवीजन ऑफ लेबर को क्यों एग्जिबिट नहीं कर सकते? कौन? यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर का बेटा मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, इसका प्यारे बच्चे मतलब क्या है? यूनिसेलुलर का सर मतलब ही होता है सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर का मतलब ही क्या है बेटा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये अमीबा है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, क्या ये टिश्यू बना सकता है? क्या अमीबा टिश्यू बन सकता है? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि टिश्यू बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को टिश्यू बनाने के लिए ग्रुप ऑफ सेल चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ग्रुप ऑफ सेल चाहिए। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो सिंगल सेल है। अगर ये ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल है, एक सेल, तो एक सेल से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्रुप बन जाएगा? ये अकेले रहने वाले बंदे हैं। ये जो व्यक्ति है ना, ये क्लास में होते हैं ना बेटा, क्लास में कुछ लड़के होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले रहने मस्त रहते हैं, अपने आप को यार डॉन अकेला मस्त एकदम, कोई मरे कोई पड़े कुछ भी हो, अपने अलग बैठेंगे, शांत रहेंगे। होता है ना, सभी क्लास में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जो बिल्कुल सेपरेट रहता है, पूरी क्लास से बिल्कुल मतलब नहीं है उसे। और कुछ ऐसे होते हैं जो भाई ग्रुप में रहते हैं, उनकी वाइब मिलती रहती है, यार क्लास बंक कर, यार मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, यार ये क्या बोल रहा है भाई, मजा आ गया जोक में, यार एक काम करते हैं कि आज चलते हैं वहां पर, चलते हैं, ना सबकी वाइब एक जैसी मैच कर रही है, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है एक तरीके से। और यूनिसेल्युलर में अकेले रहना पसंद है, ग्रुप वगैरह बनाना पसंद नहीं है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। और टिश्यू लेवल बनाने के लिए भैया ग्रुप चाहिए, टिश्यू लेवल के लिए क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ सेल चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप होना चाहिए यार मस्त एकदम। ये एक लड़का ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ऐसे एक ग्रुप होना चाहिए। मिनिमम 2 से तो स्टार्ट होता है ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी अगर ग्रुप बनाओगे तो मिनिमम 2 होने ही चाहिए उसमें, तभी तो ग्रुप बनेगा। ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं लेवल नंबर 5। और अब तक अगर आपके चारों लेवल उड़ा दिया आपने धैड़ पैर धैड़, तो कांग्रेचुलेशन बेटा, आप बहुत आगे जा रहे हो, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है। लेकिन 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 अगर नहीं उड़ाए तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं, सीखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर को कवर कीजिए पहले और उसको और अच्छे से समझिए। जब आप उसको अच्छे से समझेंगे फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन 100%। हमें पढ़ना भी, हम मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। समझ गए ना? समझ गए? करोगे? चलो शुरू करते हैं। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, लेवल नंबर 5। लेवल 5 क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेल्ड। अच्छा, सिंगल सेल्ड क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड का मतलब हुआ भैया, सिंगल सेल्ड का मतलब भैया आपने बताया था कि वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यूनिसेल्युलर। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, दैट कैन एक्टिवली चेंज इट्स बॉडी शेप, जो अपनी बॉडी शेप को क्या कर सके? चेंज कर सके। ऐसा कौन सा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी को क्या कर सकता है? बॉडी की शेप को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। बॉडी की शेप को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्या है ऐसा कोई? तो आपको क्या, हाँ भैया भैया है। कौन है? अमोइबा। कौन है भैया? ये वाले भैया। ये भाई साहब अपनी बॉडी की शेप को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चेंज देयर बॉडी शेप। और बच्चों आपको एक और खास बात बताऊं, इसी कारण से सर्वाइवल में भी है। अगर ये अपनी बॉडी शेप को चेंज वगैरह ना कर पाए ना, तो ये सर्वाइवल में भी ना रहे। अमीबा के सर्वाइव होने का कारण एक ये भी है कि ये एबल है अपनी बॉडी शेप को चेंज करने के लिए। अगर ये अपनी बॉडी शेप ना चेंज कर पाता तो ये सर्वाइव भी ना कर पाता, क्योंकि फूड को एंटर कराने के लिए इसे फूड वैक्यूल्स बनाने पड़ते हैं और उसके लिए इसको सूडोपोडियास के जरिए अपनी बॉडी शेप को एक तरीके से चेंज करना पड़ता है। पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल चलते हैं। और यहां पर आपके लेवल हो गया कंप्लीट और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फटाफट से कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए,
कॉमन पार्ट्स ऑफ सेल। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलो कॉमन पार्ट्स ऑफ सेल की बात करते हैं, यानी इसमें हम सीखेंगे कि हर, देखो धरती पर ना अलग अलग प्रजातियों के जीव हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक कैटेगरी हमने प्लांट्स की बांट ली, एक कैटेगरी बच्चों हमने एनिमल्स की बांट ली, और एक कैटेगरी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बांट ली। एक सेल हमने प्लांट सेल उठाया, एक तरफ हमने क्या उठाया, प्लांट की एक सेल ली, एक हमने एनिमल की सेल ली, और एक हमने क्या ले ली बेटा, बैक्टीरिया की सेल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो कुछ सेल के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या सेल के कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होंगे जो सब में क्या होंगे बच्चों, कॉमन होंगे, जो सबके अंदर क्या होंगे, कॉमन होंगे। और वो कौन से हैं, तो देखो एवरी लिविंग सेल वेदर इट बिलोंग्स टू सिंपल बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया सेल, प्लांट हो या फिर वो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के साथ आप एनिमल भी बोल सकते हो क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी किस कैटेगरी में आता है बेटा, एनिमल की कैटेगरी में आता है। चार फंडामेंटल पार्ट्स को शेयर कर सकती है, यानी चार इनके अंदर फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, इनकी सेल में कॉमन पार्ट्स होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ये है क्या, इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे कि आपके घर में गिफ्ट आता है, आपके पास कोई गिफ्ट आया तो उसके ऊपर एक रैपर रहता है ना, या आप कोई चॉकलेट खरीदने जाओ तो चॉकलेट के ऊपर बेटा एक रैपर रहता है ना, तो बस वो रैपर की तरह ही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये एक तरीका का क्या है, आउटर कवरिंग है, बाहर की कवरिंग। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, अपने स्कूल जाते हो, बाहर गार्ड अंकल होते हैं कि नहीं, वो एंट्री और एग्जिट पर ध्यान देते हैं, कौन जा रहा है, कोई किसी भी ऑफिस में, बड़े ऑफिस में जाओ तो यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है। ये इसके पास भी होती है, आउटर कवरिंग हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा आउटर कवरिंग इसके पास भी होती है, ठीक है, और इसके पास भी होती है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल दो या फिर क्या बोल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, दोनों के पास होती है। ये होती क्या है, तो आउटर कवरिंग है दैट प्रोटेक्ट द सेल, यानी कि आम भाषा में आप इसको ये बोल सकते हो बच्चों कि एंट्री कौन सा मटेरियल सेल के अंदर करेगा, कौन मटेरियल एग्जिट करेगा, ये इसको देखिए। इसके बारे में डेप्थ में हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझ लीजिए कौन कौन के पार्ट कॉमन है। दूसरा है साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये एक प्रकार का फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, हर सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें भी ये लिक्विड जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसको आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो। इसमें भी बेटा ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये जेली लाइक लिक्विड हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है बेटा डीएनए। अब भाई सेल का काम क्या है, अभी हमने बोला ना सेल, हर एक सेल का, जैसे फॉर एग्जांपल अमोइबा है, अमोइबा के पास कैटेगरी है कि अपनी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है, कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसे फैल जाए, जैसे सर्वाइवल में उसे जाना है वैसे चेंज कर लेगा अपनी शेप। लेकिन उसे आइडिया आया कहां से, उसके जेनेटिक मटेरियल से, और बिना जेनेटिक मटेरियल के तो भैया सेल सेल है ही नहीं। इसमें यहां पर न्यूक्लियस के अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए। इसमें भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ओ सॉरी, बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकार्योटिक सेल्स होती है। नेक्स्ट क्लास जो अब अपलोड होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होती है। तो इनके अंदर ऐसी बिना न्यूक्लियस के पड़ा होता है डीएनए, लेकिन होता है इनके पास भी डीएनए। और नेक्स्ट जो अगला कॉमन कंपोनेंट है वो बेटा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूलर मशीन्स होते हैं एक प्रकार के, जो रीड करते हैं डीएनए के इंस्ट्रक्शन को। अब भाई डीएनए में तो आपकी बॉडी का इंस्ट्रक्शन है, आपकी सेल का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसे रीड करने का काम कौन करेगा, उसको रीड करने का काम करेंगे राइबोसोम्स। क्या करेंगे बेटा, राइबोसोम्स। ये क्या है, राइबोसोम्स, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। आई होप आपको ये चारों कॉमन पार्ट समझ में आ गए जो हर एक सेल के पास होते हैं। याद रखने वाली बात यह है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए और राइबोसोम, ये वो कॉमन पार्ट हैं या इस सेल के अंदर के वो पार्ट्स हैं जो लगभग हर एक सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो सेल प्लांट्स की हो, चाहे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल हो,
या एनिमल ग्रुप के किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल हो, चाहे वो इंसान की सेल हो या फिर। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मैच्योर होने पर जेनेटिक मटेरियल नहीं रहता उसके पास, ये याद रखिए, कुछ चीजें याद रखने वाली बात है। लेकिन एनिमल सेल और ग्रुपिंग की बात करें तो हर एक ग्रुप में ये होता है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं सेल के पार्ट्स की। देखो सेल के अंदर ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये ठीक उसी तरीके से जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा हमारे बॉडी पार्ट्स, उंगलियां होती हैं, हाथ होते हैं, सर है, फोरहेड है, हमारे पास आंख है, दांत, होठ, जीभ, ठीक है, कान, ठीक है, लिप्स, आईलिड्स, बहुत सारे सेल हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं बेटा। तो मैंने इस पार्ट्स को हमने दो ग्रुप में बांट देना है। तो कुछ पार्ट्स तो लिविंग होंगे, लिविंग का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या कर रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। लिविंग पार्ट का मतलब है इनमें मूवमेंट होगी, क्या होगी बेटा, मूवमेंट होगी, यानी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में या मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, यानी कि ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट में ये सारी चीजें नहीं होती जो लिविंग में होती है। तो आओ देखते हैं कौन कौन से पार्ट लिविंग और कौन कौन से पार्ट नॉन लिविंग है। देखो एक सेल के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं और ये हमें पढ़ने हैं अच्छे से। सबसे पहले अगर हम लिविंग पार्ट्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये याद रखेंगे, दो तरीके का होता है, एक होता है RER और एक होता है बेटा SER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस सेल, वही वाला माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की बात ये याद रखना कि ये केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। और प्लास्टिड्स केवल किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्लांट सेल में, क्योंकि प्लास्टिड का मेन काम जो हम पढ़ेंगे जब प्लास्टिड को, तब बताऊंगा ऐसा क्यों केवल प्लांट्स में। और नॉन लिविंग की बात करें तो ये एक तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये केवल केमिकल सब्सटेंस है, जिसमें सबसे पहले आता है सेल वॉल, ये केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है। ग्रेनुअल्स यानी कि फूड स्टोर्ड, जो स्टोर्ड फूड होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेनुअल्स, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, स्टार्च एक प्रकार का ग्रेनुअल्स है या स्टोर्ड फूड है, तो ये भी एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। वैक्यूल्स, जिसमें ये फूड स्टोर हो रहा है वो गैप, ठीक है, ये एक प्रकार का स्पेस होता है, वैक्यूल्स क्या एक प्रकार का स्पेस है, ठीक है, खाली जगह सेल के अंदर। और लिपिड्स और फैट के मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो हमने इस तरीके से दो हिस्सों में बांट दिया है, किसको, हमारे सेल के कंपोनेंट्स को मैं दो हिस्सों में बांट चुका हूं, एक है लिविंग पार्ट्स और एक है बच्चों नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें हमने देखा कि लगभग 10 पार्ट्स लिविंग है और लगभग 4 नॉन लिविंग पार्ट्स हैं। और इनमें से एक पार्ट जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी एनसीईआरटी के अंदर अगर आप न्यू एक्सप्लोरेशन बुक देखेंगे, अभी यहां पर तो नहीं है, न्यू एक्सप्लोरेशन बुक को अगर आप देखेंगे तो उसमें ना पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन काफी डिटेल में दिया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, और उसकी डिस्कवरी किसने की, और साथ ही साथ ये भी बताया कि एंडोसाइटोसिस इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बेटा सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब है आउटर पार्ट एक तरीके से, तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है किसी भी लिविंग सेल की, जैसे हमारी जो लिविंग सेल होगी, हर एक लिविंग सेल की एक आउटर कवरिंग होगी, और उस आउटर कवरिंग को हम बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे अगर आप बढ़ोगे इसमें तो आगे अगला पॉइंट आता है कि जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं, जैसे मान लो ये मेरी फिस्ट है, ये मेरी फिस्ट जो हाथ है, हैंड है, इसको अगर मैं फिस्ट बनाऊं तो ये जो फिस्ट बन के आ रही है ये आकृति सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो यही चीज ये बोलना चाह रहा है, जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करके रखता है, कवर करके रखता है उन सभी को, ठीक है। इट इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, चाहे किसी भी पेड़ पौधे की, चाहे भांग का पौधा ले लो या फिर आम का पेड़ ले लो उसकी सेल्स ले लो, या अमरूद के पेड़ की सेल्स ले लो, कि दुनिया के किसी भी पौधे के प्लांट के सेल ले लो, सभी सेलों के पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। जितने भी एनिमल्स हैं उन सबकी सेल के पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। और यहां तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया,
जैसे कि सर जैसे एल्गे, ठीक है, एटसेट्रा। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ दिक्कत ये है कि हमको ये समझना होगा कि बच्चे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क क्या करता है, इसका मेन काम क्या है। तो मान लो बेटा ये आपकी एक सेल है, मान लीजिए बच्चे ये आपकी क्या है, एक सेल है। ये क्या हो गया, एक सेल, और इस सेल का क्या हो गया, ये न्यूक्लियस। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये सेल हो गई। अब सेल के अंदर ना हम और भी ऑर्गन बना देते हैं, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सेल ऑर्गेनल्स हो गए, यहाँ पर कुछ दे दिया इस तरीके से, वैक्यूल्स हो गया, ऐसे करके और भी चीजें बना दी, ठीक है। और इसकी ना एक कवरिंग बना देते हैं, इसकी एक बाहर की तरफ क्या होगी, बेटा कवरिंग होगी। इस सेल को हमने कवर कर दिया एक सेल से, सेल के एक पार्ट से, जिसे हमने क्या नाम दिया बेटे, इस सेल की इस कवरिंग को आपने नाम दे दिया बेटा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर पार्ट ऑफ द सेल। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, कौन अंदर एंट्री करेगा, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज अ गेट कीपर, एज अ गेट कीपर, कि भैया कौन इसके, कौन सेल के अंदर जाएगा, कौन सेल के बाहर आएगा, ये सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल प्रॉपरली, इसको जो मॉडल प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, याद रखिएगा बच्चे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई मॉडल अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है तो उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा उस मॉडल को, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल 1972 में दो बायोलॉजिस्ट या दो साइंटिस्ट बोल सकते हैं, उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये दिखती कैसी है। तो अगर आप इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, ठीक है। इस तरीके से लिपिड्स की बाइलेयर लगी होती है, जैसे एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये होगी बेटा, और एक लेयर ऐसे नीचे की तरफ। बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाइलेयर ऑफ लिपिड से बनी हुई एक सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें ये यहाँ पर ये लिपिड्स की दो लेयर होती हैं, और वो भी कौन से लिपिड्स की, याद रखिए फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, कि बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड्स की क्या होती है बेटा, बाइलेयर होती है, यानी कि दो लेयर्स होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक लेयर ये रही, ये होगी लेयर 1, और इसके नीचे एक और लेयर होगी जिसे हम बोल देंगे बेटा लेयर 2। क्लियर होगी, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी थिकनेस क्या है, अगर आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से बच्चों इसको देखोगे तो एक लाइन की तरह दिखेगा, लेकिन अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसकी जो थिकनेस होती है बेटा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है इस लाइन के, जब आप मेजर करोगे तो एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली मेंशन है, और जो चीज एनसीईआरटी में है वो एग्जाम में पक्का आएगा। और वो क्या मेंशन है कि इसकी थिकनेस बेटा 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होती है। ये याद रखने वाली बात है कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, 7 नैनोमीटर से। ये नैनोमीटर क्या है, देखो 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर, नैनोमीटर का मतलब है 10 की पावर -9 मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने मीटर होंगे। सोच सकते कितनी छोटी यूनिट है, हमारे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से कई गुना छोटी, ठीक है। तो ये हमारी इतनी थिकनेस होती है इसकी। अच्छा, जो ये पार्ट है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे, वो एक लिविंग पार्ट है सेल का। सेल का कैसा पार्ट है, लिविंग। लिविंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मूवमेंट वगैरह सब हो सकता है। दूसरे बहुत ज्यादा थिन पार्ट है, इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेचेबल है, खिंचाव हो सकता है इसमें। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में भी समझेंगे, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, कुछ ही चीजों को एग्जिट होने देती है। ये बना किस किस चीज से है, तो बच्चे ये बना है फॉस्फोलिपिड से। किससे बना है बेटा, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले ये समझो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। ये एक प्रकार के बेटा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड एक प्रकार के क्या होते हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब पहला पॉइंट इसमें ये याद रखने वाला है बच्चे कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि स्टार्च, यानी कि जो आपके घर में आटा इस्तेमाल हो रहा है खाने के लिए,
वो भी एक प्रकार का क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट है। फॉस्फोलिपिड्स एक प्रकार के क्या होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट होता है एक प्रकार। प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, अच्छा इसमें कोलेस्ट्रॉल का एक काम याद रखना, कोलेस्ट्रॉल का काम है फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। फ्लूइडिटी जो मेम्ब्रेन की है उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम कौन करता है बेटा, ये करता है, ठीक है। और इसको अभी अभी मैंने बताया कौन सा मॉडल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको क्या करता है बेटा, एक्सप्लेन करता है। नोट डाउन करने के लिए आपको बेटा जो ये क्लास की पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां के लिंक से प्रॉपर्ली ड्राइव पर ओपन हो जाएगा, फिर आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दो लोगों ने दिया था, एक थे सिंगर साहब और दूसरे थे निकोलसन जी। इन्होंने 1972 में दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट स्टेट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। किससे बना होता है बेटा, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। साथ ही साथ ये मॉडल ये भी बताता है कैसे मूवमेंट होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कवर करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि जो प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के प्रोटीन होते हैं बेटा, एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होते हैं बेटा इंट्रिंसिक, और एक होते हैं बच्चे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक क्या होता है बेटा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होते हैं बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन। यानी दो तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। जैसे जैसे जरा आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें आपको ये वाला जो चैनल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पर आपको ये वाला जो चैनल दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। एक ये दिख रहा होगा, एक आपको ये दिख रहा है, और एक मॉलिक्यूल यहां पर दिख रहा है इस तरीके से। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पर ये वाला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये वाला, ये हमारा है इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी ये दोनों लेयर को आर पार जाने के लिए यहां पर जगह देता है। और ये हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक, ये क्या हो गया बेटा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये हमारा है इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो इट अलाउ फंक्शंस की अगर हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस क्या हैं, तो इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल की एंट्री और कुछ मटेरियल को एग्जिट को ये क्या करता है, डिसाइड करता है। अच्छा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के पहले जैसे आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है वो, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन called selectively permeable membrane। selectively permeable membrane क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एंट्री और एग्जिट केवल कुछ ही मटेरियल्स को देता है। जैसे जैसे मान लो बेटा ये आपकी सेल है, ये उस सेल का क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर एक पार्ट हम बना लेते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, ठीक है, एक पार्ट ये बना लिया, कुछ राइबोसोम्स या कुछ और सेल पार्ट बना लिया, ठीक है। और इसके आउटर कवरिंग, इस पूरे सेल को कवर करने का काम हमने कर दिया एक फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की लेयर से कवर कर लिया इसको, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा, ये हमारा क्या है, ये जो लेयर है ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चा। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिलेक्टिवली काम क्या है, मान लो यहां पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इन मॉलिक्यूल्स में से इसको मान लो अंदर जाना है, तो ये इसके पास आएगा, एक्सेस मांगेगा, ये बोलेगा भैया हमें जाने दो, हम ऑक्सीजन है हमको जाने दीजिए, इसको भेज देगा इस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के पास चला जाएगा, मान लो रिएक्शन हो गई, क्लियर होगी बात। तो ये एंट्री होंगी इनकी, इनकी क्या होगी बेटा, इनकी क्या होगी बेटा, एक मिनट, ठीक है, इनकी क्या होगी बेटा, एंट्री होगी, इसकी क्या होगी, एंट्री, ये एंट्री होती रहेगी इनकी। अब जब लगातार अंदर एंट्री होती रहेगी तो अंदर क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, और इस केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप, इस रिएक्शन के फलस्वरूप कुछ मॉलिक्यूल्स नए बन रहे होंगे अंदर। तो मान लो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये बन गए, ये मान लो फॉर एग्जांपल CO2 का मॉलिक्यूल है। अब इसको क्या करना है, बाहर आना होगा, इनको बाहर आना है, तो इनका एग्जिट और इनकी एंट्री, ये दोनों को ही रेगुलेट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इसीलिए हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि गेट कीपर ऑफ सेल है ये भैया, गेट कीपर ऑफ द सेल है, सेल का गेट कीपर है।
यही डिसाइड करेगा कौन सेल के अंदर जाएगा और कौन सेल के बाहर आएगा। क्लियर होगी बात? आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, मटेरियल जो एंटर करते हैं उनमें से कुछ मटेरियल्स के आपको नाम पता होने चाहिए बच्चों। जैसे जो मटेरियल एंटर करते हैं उसमें शामिल है जैसे वाटर, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, और क्या हो सकता है एंटर कर सकता है, जैसे विटामिन, जैसे मिनरल्स, जैसे आपके हार्मोन्स, और भी बहुत सारी चीजें जो एंट्री करती है। एग्जिट क्या करता है, एग्जिट क्यों करता है, और करता है तो कैसे हम मान ले सर एग्जिट हो रहा है। तो देखो पहले तो समझो क्या क्या एग्जिट करता है, जैसे कि अमोनिया, NH3, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CONH2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 4 चीजों से मिलकर बनता है। इसके अलावा क्या हो गया, वाटर भी कुछ अमाउंट में एग्जिट करता है, और अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होंगे, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। बेटा ये भी क्या करते हैं, ये भी क्या होंगे, बाहर आएंगे, एक्सक्रिएट किए जाएंगे, ठीक है, सेल के द्वारा। अब ये एक्सक्रिएट कैसे करे जा रहे हैं, हम कैसे मान लें सर। देखो आपके शरीर में किडनी है, किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना ब्लड को, लेकिन ब्लड में टॉक्सिन्स आए कहां से, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स आए कहां से। तो ब्लड के अंदर टॉक्सिन आने का कारण क्या है, तो ब्लड के अंदर टॉक्सिन आए हैं ऐसे कि जैसे ये रिएक्शन से, रिएक्शन के कारण सेल के अंदर टॉक्सिन्स बन रहे होंगे, सेल के अंदर क्या बन रहे होंगे बेटा, टॉक्सिन्स बन रहे होंगे, और इन टॉक्सिन को सेल को क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा, आउटसाइड करना पड़ेगा, वरना सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ये आउटसाइड तो आ गए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझो, हम पानी पीते हैं, हमारी पानी गया, सेल ने यूटिलाइज किया, और या फिर सेल ने रेस्पिरेशन के दौरान जो पानी बनाया उस पानी को सेल क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। अब पानी पीने के बाद या पानी बॉडी से बाहर यूटिलाइज हो गया, किडनी के जरिए फिल्टर हो गया, आपको क्या लगेगी, सुसु लगेगी, यूरिनेट आएगा। अब जो यूरिन बन रहा है वो यूरिन क्यों बन रहा है, क्या रीजन है उसके बनने का, क्योंकि सेल को अपने आप को फिक्स शेप में रखना है, अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना है, इसलिए उसने एक्स्ट्रा चीजों को जो उसके नीड नहीं थी, जो उसे लगता है टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकाल दिया। और ये अंदर और बाहर निकालने का मेन काम किसके द्वारा किया जाता है, गेटकीपर जो सेल के, और गेटकीपर कौन है भैया, हमारा, हमारे प्यारे भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लोएल्ट्रॉन की सेना। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चे। आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा और आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जिसके बारे में आपको पढ़कर आना है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। तो बेटा आज का आपका होमवर्क यही है, एक तो क्लास वर्क पूरा करके आना है और इसको पढ़ के आना है, ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है। थोड़ा सा इसको क्या करके आना है, पढ़कर आना है, ठीक है। तो अल्ट्रॉन की सेना समझ में आ गया, आई होप आपको बच्चे क्लियरली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।